हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 9.3 के 9वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि दो वर्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, एक ये वर्त है बड़े वाला और एक ये छोटे वाला वर्त, और दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं बी और सी पर। ठीक है, एक तो ये बी बिंदु और एक सी बिंदु, इन दोनों बिंदुओं पर ये दो वर्त क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड पी बी क्यू, एक तो ये रेखाखंड वर्तों को ए बी डी, दो रेखाखंड ए बी डी, एक तो ये रेखाखंड और बी बी क्यू और एक ये रेखाखंड। ठीक है, एक ये और एक ये वाला रेखाखंड को ए डी और पी क्यू पर क्रम से प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। ए डी पी और क्यू, पी और क्यू पर क्रम से प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। देखिए आकृति, सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी पी मतलब ये वाला कोण, ठीक है, कोण ए सी पी बराबर है कोण क्यू सी डी मतलब इस कोण के। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हमें दिया हमें क्या है कि दो वर्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमें दिया है। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब इसमें हम एक छोटी सी रचना करेंगे। तो रचना हम क्या करेंगे, कि ए को पी से मिलाएंगे और जो डी है उसको क्यू से मिलाएंगे। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, ए पी को मिलाया, ए पी व क्यू डी। ठीक है, क्यू डी को मिलाया, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। अब इन दोनों को मिलाने से ये क्या बन गई, एक जीवा, मतलब ये यहाँ पर एक वर्तखंड बन रहा है। ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एक वर्तखंड बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, ये ए है और ये क्या है, पी है। ठीक है, अब ये एक वर्तखंड बन रहा है। तो एक तो ए से एक तो ये कोण बन रहा है। ठीक है, ए सी पी, ये क्या है सी, एक तो ये बन गया और दूसरा कोण कौन सा बन रहा है, ये क्या है, यहाँ पर बी बिंदु है। ठीक है, तो एक कोण ये बन रहा है कि ए बी पी, तो ये जो कोण है ये क्या हो गए, एक ही वर्तखंड के कोण है, तो ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले कोण ए सी पी, ये लिखेंगे ए सी पी, एक ही वर्तखंड के कोण हो गए दोनों, ये हमने एक जीवा खींची है ए पी, तो कोण ए सी पी बराबर कोण है ए बी पी। ठीक है, ए बी पी, कारण क्या लिखोगे, एक ही वर्तखंड के कोण, एक ही वर्तखंड के कोण। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी प्रकार जो ये छोटे वाला वर्त है, इसमें हमने जीवा क्या खींची है, डी क्यू, तो ये मान लो वर्त है और हमने ये जीवा खींच दी डी क्यू। ठीक है, अब ये एक वर्तखंड बन गया, तो इस वर्तखंड पर कोण कितने बन रहे हैं, एक तो कोण बन रहा है ये
और एक कोण बी बिंदु है यहाँ पर, और एक कोण बन रहा है। अब कितने कोण बनेंगे? जो अब ये जो कोण होंगे ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये सी बिंदु है, तो ये जो वर्तखंड बन रहा है इस पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो क्यू सी डी और क्यू बी डी, ये दोनों कोण भी क्या होंगे? एक ही वर्तखंड के कोण है तो बराबर होंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? कोण क्यू सी डी बराबर कोण क्यू बी डी। कारण क्या लिखेंगे? एक ही वर्तखंड के कोण, एक ही वर्तखंड के कोण। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कोण है, एक तो ये कोण और एक ये कोण। अब ये कोण कौन से कोण होते हैं? कैंची टाइप जो कोण होते हैं इनको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए बी पी, ये क्या है? कोण है ए बी पी बराबर कोण है क्यू बी डी। मतलब ये क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण क्यू बी डी, इसको मान लो कारण लिख दो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 1, 2 व 3 से हम क्या कह सकते हैं कि जो एबीपी है वो क्या है? एसीपी के बराबर है, और यहाँ पर एबीपी क्या है? क्यूबीडी के बराबर है, यही है। और क्यूबीडी किसके बराबर है? क्यूसीडी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण 1 व 3 से हम कह सकते हैं कि जो एसीपी है वो क्या है? क्यूसीडी के बराबर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि एबीपी क्या है? एसीपी के बराबर भी है और क्यूबीडी के बराबर भी है, और क्यूबीडी किसके बराबर है? क्यूसीडी के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से हम क्या कह सकते हैं कि कोण एसीपी बराबर कोण क्यूसीडी। ठीक है, मतलब एबीपी और एबीपी किसके बराबर है? एसीपी के भी है और क्यूबीडी के बराबर है। ठीक है, और क्यूबीडी किसके बराबर है? क्यूसीडी के बराबर है। ठीक है, तो एसीपी बराबर क्या होगा? क्यूसीडी। यही चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब करते हैं इसका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वर्त खींचे जाए, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि इन वर्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। यानी ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, अब इसका नाम दे दिया हमने ए, बी और सी। अब क्या है हमारा क्वेश्चन कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, दो भुजाओं को तो हमने ए बी और ए सी को मतलब व्यास मान दिया। ठीक है, वर्त खींचे जाए। अब इनको व्यास मानकर, एक तो इसको व्यास मानकर हम वर्त खींच लेंगे। ठीक है, मतलब ये वर्त खींच दिया हमने। दूसरा, इस भुजा को व्यास मानकर वर्त खींचेंगे। अब इस भुजा को व्यास मानकर वर्त खींचेंगे तो ये वर्त खींच दिया। ठीक है, एक तो ये वर्त खींच दिया हमने। एक ये वर्त खींच दिया और एक ये वर्त खींच दिया। ठीक है,
अब ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, इसकी ए बी और बी ए सी इन दोनों भुजाओं को हमने व्यास मानकर ये दो वर्त खींच दिए यहाँ पर, ठीक है। और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको हमने डी नाम दे दिया। यहाँ पर दोनों वर्त क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, तो दिया हमें क्या है कि त्रिभुज की भुजा, कौन कौन सी भुजा को व्यास माना है हमने, ए बी और ए सी। भुजा ए बी व ए सी को व्यास मानकर दो वर्त। अब इसका जो केंद्र है इसको तो हमने मान लिया है ओ, और इस वर्त का जो केंद्र है इसको हमने मान लिया ओ डैश, ठीक है, ओ डैश। तो दो वर्त केंद्र ओ व ओ डैश वाले बनाए, ठीक है। त्रिभुज की दो भुजा ए बी व ए सी को व्यास मानकर दो वर्त केंद्र ओ व ओ डैश वाले बनाए, ठीक है। ये दो वर्त बना दिए हमने। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमें क्या करना है कि इन वर्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित हो। इन वर्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, अब ये क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, और ये क्या हो, तीसरी भुजा पर स्थित हो, यानी बीसी भुजा पर स्थित हो। तो हम क्या लिखेंगे, डी बीसी पर स्थित हो। तो बिंदु डी भुजा बीसी पर स्थित हो, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। रचना करेंगे, तो रचना हम क्या करेंगे, जो ए बिंदु है उसको डी बिंदु से मिलाएंगे, ठीक है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि ए को डी से मिलाया, ये हो गई रचना, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे उत्पत्ति। अब आप ध्यान से देखना कि ये जो ए बी भुजा है ये क्या है, वर्त का व्यास है, मतलब ये वर्त है, और ए बी भुजा, ये भुजा क्या है, ए बी, ये भुजा क्या होगी, वर्त का व्यास है, और ए को हमने डी से मिलाया, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद बिंदु है, मतलब ये, ठीक है, इसका नाम है डी। तो ए को हमने डी से मिलाया है, और ये क्या है, ए बी व्यास है, तो ये अर्धवर्त बन रहा है यहाँ पर। अब अर्धवर्त पर ये जो कोण बनता है, ये कोण, तो ये क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। कि अर्धवर्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण, ये कोण लिखेंगे इसका नाम, ठीक है, कि कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री, कारण क्या लिखेंगे, अर्धवर्त में बना कोण, ठीक है, अर्धवर्त में बना कोण। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा जो वर्त है, इसके अंदर ये ए सी भुजा क्या है, वर्त का व्यास है, और जो ये कोण बन रहा है यहाँ पर, मतलब ए डी सी, ये क्या है, 90 डिग्री का है, क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण है ये भी। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री, कारण क्या होगा, अर्धवर्त में बना कोण, अर्धवर्त में बना कोण। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। तो आप लिखोगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि जो राइट साइड की तरफ है इनको अलग से जोड़ेंगे, और जो बराबर से लेफ्ट साइड की तरफ है इनको अलग जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे जो बराबर से लेफ्ट साइड की तरफ है, यानी कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी बराबर, अब राइट साइड में क्या है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ए डी
डी बी प्लस ए डी सी मतलब ए बी डी और ए डी सी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बी डी सी बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, तो कौन है, बी डी सी बराबर 90 और 90 कितने हो गए, 180 डिग्री, यानी बी डी सी बराबर 180 डिग्री, बी डी सी बराबर 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बी डी सी भुजा है इस पर कितने डिग्री का कोण बना, 180 डिग्री का। मतलब ये क्या है, तीसरी एक कोई भुजा है और डी बिंदु इस पर स्थित है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि इन वृत्तों का, चूंकि बी डी सी क्या है, पहले हम लिखेंगे चूंकि बी डी सी एक सरल रेखा है और बीडीसी एक सरल रेखा है और डी इस तीसरी भुजा बीडीसी पर स्थित है। ठीक है, डी इस तीसरी भुजा बीसी पर स्थित है। ठीक है, बीसी तीसरी भुजा है तो बीसी पर स्थित है, ये लिख देना आप। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या है कि उभयनिष्ठकरण ए सी वाले दो समकोण त्रिभुज, उभयनिष्ठकरण ए सी वाले मतलब कर्ण दोनों समकोण त्रिभुजों के लिए एक ही होगा, उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज एबीसी और एडीसी है तो सिद्ध कीजिए कि कोण सीएडी बराबर कोण सीबीडी है। ठीक है, तो ये मान लो कि ये कर्ण बना लिया हमने, कर्ण क्या है, एसी, तो ये कर्ण क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, अब यहां पर हम एक वर्त बनाएंगे, अब ये एसी कर्ण है, इस कर्ण पर हमें दो समकोण त्रिभुज बनाने हैं। ठीक है, तो एक तो ये बना दिया और दूसरा मतलब ये समकोण त्रिभुज बना दिया हमने। ठीक है, ये हो गया बी और डी। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी और ए डी सी, ये दो समकोण त्रिभुज बना दिए हमने। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण सी ए डी मतलब ये कोण किसके बराबर होना चाहिए, डी इस कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे। ठीक है, दिया हमें क्या है कि उभयनिष्ठकरण ए सी वाले दो समकोण त्रिभुज। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी है, ये चीज हमें दे रखी है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी डी, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब इसमें हम रचना भी करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे कि जो बी बिंदु है इसको डी से मिलाएंगे। ठीक है, तो रचना में आप लिख दो कि बी को डी से मिलाया, ये हो गई रचना। अब हम करेंगे उत्पत्ति करेंगे हम। तो ए सी ये क्या है, वर्त का व्यास भी है, वर्त का व्यास है एसी। ठीक है, अब ये एसी वर्त का व्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्त कोण बन रहे हैं ये क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि अर्धवर्त में बने कोण। और वैसे हमें दे भी रखा है कि ये 90 डिग्री के है, दे रखा है। जो एबीसी है वो भी 90 डिग्री है और एडीसी है वो भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, अब त्रिभुज एबीसी, इस त्रिभुज में क्या है,
कोण है, यानी ए बी सी बराबर 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, दिया है, ये हमें दे रखा है, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए डी सी। तो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए डी सी में। अब दूसरे त्रिभुज में भी क्या है, जो डी है वो क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लिखेंगे कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री, ये भी हमें दे रखा है, तो लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो समीकरण 1 है और 2 है, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो उभयनिष्ठ कर्ण AC है, ये क्या है, एक वर्त का व्यास है। ठीक है, और व्यास AC जो है, इसके कारण क्या है, यहाँ पर ये अर्धवर्त बन रहे हैं, अर्धवर्ती बन रहे हैं बी और डी। ठीक है, तो अब हम बात लिखेंगे, लिख देते हैं हम। ठीक है, कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 2 से 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ उभयनिष्ठ कर्ण जो है, उभयनिष्ठ कर्ण AC एक वर्त का व्यास है, एक वर्त का व्यास है। ठीक है, अतः यहाँ व्यास AC के कारण, AC के कारण अर्धवर्त बन रहा है। ठीक है, अर्धवर्त बन रहा है, ये चीज आप लिख देना। ठीक है, आप लिख देना कि यहाँ जो उभयनिष्ठ AC क्या है, जो उभयनिष्ठ कर्ण है वो क्या है, वर्त का व्यास है, और इस वर्त का जो ये व्यास है, यहाँ व्यास AC के कारण क्या है, एक अर्धवर्त बन रहा है। अब अर्धवर्त बन रहा है तो ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री की है। अब हम बात करेंगे, तो यहाँ CD से ये जो CD है, ये क्या है, एक वर्तखंड बन रहा है। CD क्या है, वर्त की जीवा है। तो अब हम लिखेंगे कि जीवा CD से, ये लिखेंगे हम। ठीक है, अब जीवा CD से क्या हो रहा है कि ये जो CD जीवा है, यहाँ पर वर्तखंड बन रहा है, और एक अब इसी जीवा पर एक तो ये वर्त बन रहा है, कोण बन रहा है एक तो, और एक ये बन रहा है। मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, एक ही वर्तखंड के कोण है। इस जीवा की हम बात करें CD की, तो यहाँ पर एक ही वर्तखंड के कोण, एक तो ये कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, एक ही वर्तखंड के कोण है, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, लिख दिया हमने कि जीवा CD से कोण CAD, तो कोण CAD बराबर कोण CBD, बराबर कोण CBD, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वर्तखंड के कोण है। आप चाहो तो लिख सकते हो एक ही वर्तखंड के कोण। ठीक है, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, तो ये हो गया। चलिए अब हम करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय और समांतर चतुर्भुज आयत होता है। हमें दो चीज दे रखी है, एक तो चक्रीय और एक समांतर चतुर्भुज आयत होता है, मतलब वो चक्रीय भी है और समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये बना लिया हमने एक वर्त यहाँ पर। ठीक है, ये एक वर्त है, और ये क्या है, एक चक्रीय और समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABC और D। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया है इस क्वेश्चन में, तो दिया हमें क्या है, दिया है ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है हमें, ये तो दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है कि ABCD क्या है, एक आयत है, ABCD एक
आयत है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब हम करेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति करेंगे तो सबसे पहले हम जो ABCD इसको एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं। ठीक है, चक्रीय नहीं मानकर एक बार हम समांतर चतुर्भुज मानते हैं। तो ABCD समांतर चतुर्भुज लिख दो पहले। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD में अब हमने इसको क्या मान लिया, समांतर चतुर्भुज माना एक बार के लिए, चक्रीय नहीं माना। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो मतलब जो कोण B होगा वो कोण D के बराबर होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तो कोण B बराबर कोण D। कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। अब हमने क्या माना इसको, समांतर चतुर्भुज। अब हम मानेंगे इसको चक्रीय फिर से। ठीक है, अब हम मानेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में पहले हमने क्या माना इसको समांतर, और अब हम इसको क्या मान रहे हैं, चक्रीय। अब चक्रीय चतुर्भुज होने की क्या विशेषता होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब कोण B प्लस कोण D जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 2 व 1 से समीकरण या आप लिखो कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, अब जो समीकरण 2 है वो लिखेंगे हम सबसे पहले। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो पहले समीकरण 2 लिख दो। समीकरण 2 क्या है, B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ये क्या है, हमारी समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 2 में हम मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या दे रखा है, जो कोण B है वो किसके बराबर दे रखा है, कोण D के। मतलब कोण B और कोण D दोनों क्या है, बराबर है। तो हम या तो B का मान रख देंगे या फिर D का मान रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि कोण B प्लस कोण B, कोण D किस जगह हमने क्या लिख दिया, कोण B बराबर 180 डिग्री। आप कारण भी लिख दो फिर भी, क्योंकि कोण B बराबर कोण D, मतलब ये दोनों कोण क्या आपस में बराबर है। अब ये क्या हो गए, दो कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण B बराबर क्या होगा, 180 डिग्री बटे 2। ये कटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 90 डिग्री, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री। अब कोण B बराबर 90 डिग्री निकाल दिया हमने, तो कोण B किसके बराबर है, कोण D के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसलिए लिख दो। ठीक है, इसलिए कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। मतलब ये क्या है, 90 डिग्री के बराबर है दोनों ही। तो हम कह सकते हैं अतः ABCD एक आयत है। आयत क्यों है, क्योंकि जो कोण B और D है ये क्या है, इसके 90 डिग्री के है। तो आयत क्या होता है, जिसके चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 9वां चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।